अस्सलाम वालेकुम। आज से हम मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मशीन्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में, सिंपल मशीन्स के मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में एंड काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। पहला टॉपिक है सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? सिंपल मशीन्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम हर काम को बहुत ही आसानी और कम टाइम में कर सकते हैं। मशीन को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम अगर एक पॉइंट पर फोर्स लगाएं तो वह दूसरी पॉइंट की फोर्स को ओवरकम कर सकती है। मशीन्स कुछ पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, वो ये हैं: फोर्स का ट्रांसफ़र होना, फोर्स पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होना, किसी काम की स्पीड का चेंज होना, फोर्स की डायरेक्शन का चेंज होना। सबसे पहले है फोर्स का ट्रांसफ़र होना। मशीन्स की मदद से हम फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, जब हम दीवार में कील लगाते हैं तब हमारे हाथ में जो फोर्स होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दीवार पे लगी हुई कील की फोर्स में। दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तब हमारे हाथ की फोर्स बाईसाइकिल के व्हील्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब है फोर्स पे इफ़ेक्ट का बढ़ना। मशीन की मदद से हम हेवी ऑब्जेक्ट्स उठा सकते हैं और एक जगह की फोर्स से इजीली दूसरी जगह की फोर्स को ओवरकम भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जो कार वॉश की सर्विस देते हैं वो कार को स्क्रू जेक की मदद से ऊपर करते हैं। अब इस केस में स्क्रू गेज फोर्स की इफ़ेक्ट को बढ़ाकर हमारे हाथ पे लाता है। अब है काम की स्पीड को चेंज करना। कुछ मशीन्स काम करने की स्पीड को बढ़ाती हैं। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि अगर हम पैदल किसी जगह जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसी जगह पर अगर हम बाईसाइकिल पे जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जो काम करने की स्पीड को कम करती हैं। इसका एग्जाम्पल है कार में गियर लगाना। अब है फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना। कुछ मशीन्स फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो पुली यूज़ होगी, इसलिए हम जो फोर्स लगाएंगे वो नीचे की तरफ लगाएंगे और जो पानी आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो ऐसे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गए। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मशीन्स को स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं। पहला टर्म है एफर्ट। जब हम मशीन पे फोर्स लगाते हैं और काम होता है उस अमल को हम एफर्ट कहते हैं। एफर्ट को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। दूसरा टर्म है लोड। जब हम मशीन से कोई भी हेवी चीज़ उठाते हैं तो उस अमल को लोड कहते हैं और लोड को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तीसरा टर्म है इनपुट। जब हम मशीन पे फोर्स लगाते हैं, काम होता है, मशीन जब एफर्ट के ज़रिए काम करती है तो उसे हम इनपुट कहते हैं। अगर मशीन पे एफर्ट लगे और काम हो तो हम कह सकते हैं कि इनपुट इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट एक्ट्स। ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं कि इनपुट इज इक्वल्स टू कैपिटल P मल्टीप्लाई बाय D। चौथा टर्म है आउटपुट। मशीन्स पे जो वेट के ज़रिए काम होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगर मशीन किसी डिस्टेंस पे लोड के साथ मूव करता तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन में आउटपुट इज इक्वल्स टू लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस थ्रू विच द लोड मूव्स। यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल्स टू कैपिटल W मल्टीप्लाई बाय H। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेजेस। एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड के दरमियान जो रेशो होता है उसे हम किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अगर हम कैपिटल W को मशीन का लोड कह दें एंड कैपिटल P को एफर्ट कह दें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट लिफ्टेड बाय द मशीन अपॉन एफर्ट अप्लाइड। ऐसे इक्वेशन बन गई मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू
कैपिटल W अपॉन कैपिटल P। मैकेनिकल एडवांटेज दो फोर्सेस के दरमियान रेशो है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब एफिशिएंसी इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान जो रेशो होगा उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द मशीन आउटपुट अपॉन वर्क डन ऑन द मशीन इनपुट। हाँ, तो फिर हम इक्वेशन बना लेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू WH अपॉन PD। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में डिनोट होती है। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू WH अपॉन PD। अब हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में लाने के लिए WH और PD दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मशीन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा 1 से कम होती है। जब एफिशिएंसी 1 के इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि इस मशीन की एफिशिएंसी 100% है। एग्जाम्पल 1.1 है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ crowbar which can lift a weight of 100 Newton on the application of 50 Newton force। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड एंड एफर्ट के दरमियान रेशो। क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि लिफ्ट अ वेट ऑफ 100 न्यूटन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो लोड होता है। लोड इज डिनोटेड बाय W और लोड इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। अब बचा क्या? एफर्ट। तो 50 न्यूटन हमारा हो गया एफर्ट। अब हम इक्वेशन लगाकर इजीली मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एफर्ट। वेट है 100 न्यूटन एंड एफर्ट 50 न्यूटन, तो 100 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 2। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 2। अब एग्जाम्पल 1.2, 600 joules of energy is supplied to a machine to lift a load of 300 Newton through vertical height of 1 meter. Find the efficiency of the machine। पहले हम डेटा बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी आउटपुट एंड इनपुट के दरमियान रेशो है। आउटपुट क्या है? जब हम मशीन पे एनर्जी लगाते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। तो क्वेश्चन में है 600 joules ऑफ एनर्जी वॉज सप्लाइड, तो 600 joules क्या होगा? आउटपुट। क्वेश्चन में है टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 300 न्यूटन। लोड या वेट लिफ्टेड कितना होगा? 300 न्यूटन। डिस्टेंस कवर किया गया है 1 मीटर। सॉरी, माय मिस्टेक। जब हम मशीन पे एनर्जी लगाते हैं तो हमें इनपुट मिलता है। यहाँ पे 600 joules इनपुट है। क्वेश्चन में इनपुट तो दिया गया है लेकिन आउटपुट नहीं दिया गया, तो हम आउटपुट फाइंड करेंगे। आउटपुट फाइंड करने के लिए हम वेट को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। वेट है 300 न्यूटन एंड डिस्टेंस है 1 मीटर। 300 इंटू 1 हमें आउटपुट मिल गया, दैट इज़ 300 joules। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एफिशिएंसी इज़ इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, बट एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में होती है, तो इसे परसेंटेज में करने के लिए हम आउटपुट और इनपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आउटपुट 300 अपॉन इनपुट 600, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आंसर आया एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 50%। उसके बाद है काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। हम अपनी डेली लाइफ में सिंपल मशीन्स यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ ये हैं: लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, पुली, स्क्रू जैक, गेज, व्हील एंड एक्सेल। सबसे पहले है लीवर। लीवर एक सिंपल मशीन है और ये यूज़ होता है हेवी लोड्स को उठाने में। इस पे बहुत ही कम फोर्स लगती है, जिसे हम एफर्ट बोलते हैं। लीवर एक रेक्टेंगुलर बार की तरह होता है जो फिक्स्ड पॉइंट पर रोटेट करता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। कि एक साइड पर हम लोड रखते हैं और एक साइड पर फोर्स लगाते हैं।
जब एक साइड पर फोर्स लगती है तो दूसरी साइड का वेट खुद ब खुद ऊपर हो जाता है। फोर्स एंड फलक्रम के बीच में जो डिस्टेंस है उसे फोर्स आर्म कहते हैं और लोड और फलक्रम के बीच में जो डिस्टेंस है उसे लोड आर्म कहते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ लीवर। लीवर के 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फलक्रम लोड और वेट के बीच में होता है। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के एग्जांपल्स हैं आर्म बैलेंस, सिजर्स एंड सीसो। सेकंड काइंड ऑफ लीवर में वेट, फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। सेकंड काइंड ऑफ लीवर के एग्जांपल्स हैं नट कटर, पंचिंग मशीन एंड डोर। थर्ड काइंड ऑफ लीवर में एफर्ट, फलक्रम और लोड के बीच में होता है। थर्ड काइंड ऑफ लीवर के एग्जांपल्स हैं पेयर ऑफ फोर्सेप्स, ह्यूमन आर्म एंड फायर टंग्स। प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर के हर किस्म में लोड फलक्रम को एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, बट वेट फलक्रम को डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करता है। हम जब भी फोर्स लगाते हैं उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसे कहते हैं टॉर्क, और टॉर्क फोर्स और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल है। जब 2 टॉर्क इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि लीवर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब हमारे पास इक्वेशन है टॉर्क ऑफ एफर्ट इज इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ वेट। टॉर्क प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्टेंस का, इसीलिए टॉर्क ऑफ एफर्ट को हम लिखेंगे वेट इंटू वेट आर्म और टॉर्क ऑफ वेट को एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई वेट इंटू वेट आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब वेट इक्वल होगा कैपिटल डब्ल्यू के, और हम ऊपर देख कर आएंगे वेट आर्म वेट और फलक्रम के बीच में डिस्टेंस है, तो वेट आर्म को हम बी सी से डिनोट करेंगे। एफर्ट कैपिटल पी और एफर्ट आर्म को हम ए बी से डिनोट करेंगे। तो इक्वेशन हो गई डब्ल्यू इंटू बी सी इज इक्वल्स टू पी इंटू ए बी। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि P लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो होगा W अपॉन P। अब BC राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा AB अपॉन BC। अब W अपॉन P हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि हम ऊपर ये भी देख के आए हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। और लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हो गया W अपॉन P इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। इसे हम अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिखेंगे एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दें, मैं पेपर पर भी समझा लूँगी। अब एग्जाम्पल 1.3 है, a lever overcomes a resistance of 400 Newton when an effort of 50 Newton is applied. Calculate the mechanical advantage and the efficiency of lever if the effort arm is 10 times as long as weight arm. सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। वेट ऑन रेजिस्टेंस कितना है 400 न्यूटन, एफर्ट 50 न्यूटन। अब मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म दी गई है 10, तो लेंथ ऑफ वेट आर्म को हम x सपोज करेंगे। ऊपर हम देख कर आए हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज वेट और एफर्ट के बीच में रेशियो है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एफर्ट। वेट 400 और एफर्ट 50, मैकेनिकल एडवांटेज हुआ 8। अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट और इनपुट के बीच में रेशियो, बट एफिशिएंसी इज ऑलवेज इन परसेंटेज, तो इसलिए हम आउटपुट और इनपुट दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आउटपुट है वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म और इनपुट है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। आउटपुट होगा 400 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन इनपुट होगा
50 मल्टीप्लाई बाय 10x। अब x से कैंसिल हो जाएगा। 400 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 80%। लीवर के बाद है इंक्लाइंड प्लेन। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधे रास्ते से लेके जाने से बेहतर है कि हम उसे स्लोपिंग प्लेन से लेके, उसी स्लोपिंग प्लेन को हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइंड प्लेन वो होता है जो हॉरिजॉन्टल हो और उसका कोई ना कोई एंगल हो। जैसे स्लाइड इज द एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। एग्जांपल 1.4, an inclined plane 5 meter long has one end raised by 1 meter. Calculate mechanical advantage। पहले हम डेटा बनाएंगे। Length of the inclined plane 5 meter, height through which the end of plane is raised 1 meter। inclined plane का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट के बीच में रेशो होता है, बट इंक्लाइंड प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। क्योंकि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन भी एक ट्रायंगल ही है। तो जो हमें फिगर दी गई है उसके मुताबिक साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। BC 1 मीटर है और AB 5 मीटर है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, और मैकेनिकल एडवांटेज फार्मूला के मुताबिक होगा 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे 1 कांस्टेंट है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। 1 से 1 कैंसिल, बचा 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल्स टू 5। इंक्लाइंड प्लेन के बाद है पुली। पुली कुंडा किनारे के साथ एक पहिया होता है। पहिया एक फ्रेम में बंद है, उस फ्रेम को कहते हैं ब्लॉक। पहिया उस ब्लॉक में एक्सल के साथ इजीली मूव करता है। पुली 2 किस्म की होती है, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि एक कुंडे के साथ एक रस्सी को लटकाया गया है, उसके साइड में फ्रेम लगा हुआ है, उस फ्रेम को हम ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक के दोनों साइड्स पर रस्सियां हैं, एक साइड पर लोड रखा गया है और दूसरे साइड पर नीचे की तरफ एफर्ट लगाया गया है। अगर रस्सी से वेट और फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट किया जाएगा और रस्सी पे जो टेंशन होगा वो जब तक हम पुली को यूज़ करते रहेंगे सेम ही रहेगा। इसके नतीजे में रस्सी पे जो एफर्ट लगा है वो पुली पे लगे लोड के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर हो जाएगा। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। जैसे हम ऊपर करके आए हैं इनपुट इज इक्वल्स टू, जैसे हम ऊपर करके आए हैं कि इनपुट इज एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म और आउटपुट इज इक्वल्स टू वेट इनटू वेट आर्म। उसके बाद वही जो हम ऊपर करके आए हैं P इंटू OA इक्वल्स टू W इंटू OB, फिर वही W मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। P अपॉन W इज इक्वल्स टू OA अपॉन OB। अब OA इक्वल हो जाएगा OB के और हमारे पास बच जाएगा W अपॉन P जो कि 1 के इक्वल होगा। इसी तरह ये प्रूव हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली इज इक्वल्स टू 1। अब मूवेबल पुली। पुली के इस टाइप में रस्सी का एक एंड दूसरी पुली से बंधा होता है और रस्सी के दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट लगा होता है और एफर्ट भी लगता है और ब्लॉक के हुक पर लोड होता है। रस्सी के दोनों साइड्स पर इक्वली फोर्स ऑफ टेंशन लगती है, इसीलिए रस्सी के दोनों एंड्स पर अपवर्ड फोर्स लगती है। अगर हम रस्सी के वेट और फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी और लोड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली इज इक्वल्स टू W अपॉन P इज इक्वल्स टू 2। एग्जाम्पल 1.5 है,
A load of 500 Newton is lifted through 25 centimeter vertically upward by applying an effort of 100 Newton up to 5 meter on a pulley system. Find the mechanical advantage and efficiency of pulley system. सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे. Load is equals to 100 Newton. Distance moved by the load 25 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 25 को डिवाइड करेंगे 100 से. आंसर आएगा 0.25 मीटर. एफर्ट 100 न्यूटन. डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट 5 मीटर. हमें मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी को फाइंड करना है. मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है W/P. W है 500, P है 100, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5. अब इनपुट देखेंगे. इनपुट हमें पता है क्या है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट. एफर्ट है 100 और डिस्टेंस है 5, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5. उसके बाद आउटपुट देखेंगे. आउटपुट है लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. लोड है 500 और डिस्टेंस 0.25. हमें आउटपुट और इनपुट दोनों मिल गए. अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100. आउटपुट हमें मिला 125 और इनपुट 500, तो एफिशिएंसी हुई 125 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100. इस सारी कैलकुलेशन के बाद हमें एफिशिएंसी मिलेगी 25%. पुली के बाद है स्क्रू जैक. स्क्रू गेज एक सिंपल मशीन है जो अक्सर हेवी लोड्स को उठाने में काम आती है. स्क्रू गेज एक बड़ा सा रोड टाइप होता है जिसमें से एक धागा पास होता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक. और एक हैंडल होता है जिसे हम कहते हैं टॉमी बार. टॉमी बार की मदद से हम हैंडल और ब्लॉक को मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम हेवी लोड्स को उठाते हैं. दो स्क्रू के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे पिच कहते हैं. जब हैंडल पर एफर्ट अप्लाई होता है तो वो हैंडल सर्कल में मूव करता है. इस रोटेशन में जो ब्लॉक होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है. एग्जाम्पल 1.6. द लेंथ ऑफ द टॉमी बार ऑफ अ स्क्रू गेज इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स पिच इज 2.0 mm. हाउ मच लोड कैन बी लिफ्टेड बाय अप्लाइंग an effort of 15 Newton on Tommy bar. Also calculate the mechanical advantage of the screw gauge. पहले हम डेटा बनाएंगे. लेंथ ऑफ टॉमी बार 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 25 को डिवाइड करेंगे 100 से. 0.25 मीटर. पिच है 0.25 mm, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर. 2.0 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.002 मीटर. एफर्ट है 15 न्यूटन. लोड नहीं दिया गया है, लोड फाइंड करना है. जैसे हमें पता है इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट. इनपुट W इंटू H और आउटपुट P इंटू 2πr. 2πr कैसे आया? 2πr स्क्रू गेज की इक्वेशन में ही है. अब हम राइट साइड को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो होगा W/P इज इक्वल्स टू 2πr/H. P लेफ़्ट पर डिवाइड कर रहा है तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हमें W वेट या लोड फाइंड करना है. तो W इज इक्वल्स टू 2πr/H इंटू P. W इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय 3.142. पाई की वैल्यू और R की वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू 0.002. अब इस सारी वैल्यू को हम P की वैल्यू 15 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे. इस सारी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 39,275 न्यूटन. अब हम फाइंड करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 2πr/H. 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 3.14
2 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.25 आर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.002 एच की वैल्यू। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर आया 785.5। स्क्रू गेज के बाद है व्हील एंड एक्सल। ये सिंपल मशीन भी हेवी लोड्स को लिफ्ट करने में मदद करती है। व्हील एंड एक्सल में 2 सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर का रेडियस बड़ा होता है और एक सिलेंडर का रेडियस छोटा होता है। जिस सिलेंडर का रेडियस छोटा होता है उसे व्हील कहते हैं और जिस सिलेंडर का रेडियस बड़ा होता है उसे एक्सल कहते हैं। जिस सिलेंडर को व्हील कहते हैं वहाँ पे एफर्ट लगता है और जिस सिलेंडर को एक्सल कहते हैं वहाँ पे लोड रखा जाता है। जब व्हील पे एफर्ट लगता है तो वह गोल चक्कर खाता है। इसी टाइम में एफर्ट मूव करेगा और वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर के और फिर लोड 2 पाई आर के डिस्टेंस को कवर करेगा। अगर फ्रिक्शंस की फोर्सेस को निगलेक्ट किया जाएगा तो व्हील एंड एक्सल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। ये थी मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स की चैप्टर 1 की थ्योरी। प्रॉब्लम्स के लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। होपफुली चैप्टर नंबर 1 आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।